नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गबन की गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, मतलब किरदारों की एक एक परत खोलते हैं। हाँ। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि एक सीधा साधा आम इंसान वो अपराधी बनता कैसे है। क्या वो एक दिन सुबह उठता है और बस तय कर लेता है कि उसे कुछ गलत करना है, या ये एक धीमी फिसलने वाली ढलान है। ये बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है, क्योंकि अपराध की शुरुआत वो बंदूक या चाकू से नहीं होती, नहीं, वो एक सोच से होती है। सोच से, हाँ। और प्रेमचंद की यही तो खासियत है। वो कोई सनसनीखेज क्राइम की कहानी नहीं सुना रहे। नहीं, वो उस दौर के मिडिल क्लास समाज का, आप कह सकते हैं, एक एक्सरे करते हैं सही। और दिखाते हैं कि कैसे समाज का दबाव और इंसान की अपनी कमजोरियां दोनों मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाती हैं। बिल्कुल। ये कहानी असल में एक बाहरी घटना से ज्यादा एक इंसान के अंदर चल रहे संघर्ष की है। हाँ, और यही बात इसे आज भी इतना इतना प्रासंगिक बनाती है। तो चलिए इस कहानी के केंद्र में चलते हैं। हमारे सामने किरदार है रमानाथ का। रमानाथ, हाँ। और सबसे पहली बात जो स्रोत हमें बताते हैं वो ये कि वो कोई जन्मजात अपराधी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो इस रास्ते पर चला कैसे? इसकी जड़ें असल में उसके बचपन में है। हमारे विश्लेषण में इसके लिए मानसिक कंडीशनिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। रमानाथ एक साधारण परिवार से है, लेकिन वो अपने अमीर दोस्तों को देखकर बड़ा हुआ है। तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि दुनिया में इज्जत, रुतबा, ये सब सिर्फ पैसे से मिलता है। मतलब ये सिर्फ लालच नहीं है? नहीं, ये सम्मान पाने की एक गलत फहमी है, एक गहरी हीन भावना कि मैं काफी नहीं हूं। तो ये एक तरह का खालीपन है जिसे वो बाहरी चीजों से भरने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और फिर जैसा कि अक्सर होता है, उसकी शादी इस आग में घी का काम करती है। हाँ। उसकी पत्नी जालपा आती है, जो खुद एक ऐसे माहौल से है जहां गहनों और दिखावे को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। हाँ। बिल्कुल। और यहाँ जालपा के किरदार को समझना बहुत जरूरी है। स्रोत ये साफ करते हैं कि जालपा मतलब स्वाभाविक रूप से लालची नहीं है। अच्छा। वो उस समाज की प्रोडक्ट है जहां एक औरत की हैसियत उसके गहनों से तय होती थी। उसके लिए वो चंद्रहार सिर्फ एक गहना नहीं है, वो सोशल सिक्योरिटी है, स्टेटस सिंबल है। अपनी सहेलियों के बीच सम्मान का जरिया है। एकदम। उसकी इच्छाएं उसकी अपनी कम, समाज की ज्यादा हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हम जालपा को इतनी आसानी से बरी कर सकते हैं? मतलब ये कहना कि वो समाज की पैदाइश थी, क्या ये उसकी अपनी जिम्मेदारियों को कम नहीं करता? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। आखिर इच्छाएं तो उसकी ही थी और दबाव तो वही रमानाथ पर डाल रही थी। सही बात है। और स्रोत भी इस पर मतलब एक मत नहीं है। एक विश्लेषण कहता है कि वो पूरी तरह से अपने माहौल का शिकार है। लेकिन दूसरा तर्क ये देता है कि कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा उसका बाद का ट्रांसफॉर्मेशन है, जब वो बदलती है। हाँ, जब वो अपनी भूमिका को स्वीकार करती है और यहीं से उसका असली नैतिक सफर शुरू होता है। लेकिन शुरुआत में वो और रमानाथ दोनों एक ही नाव में सवार हैं, समाज को दिखाने के लिए जीने के नाव में। बिल्कुल। तो अब रमानाथ पर दोहरा दबाव है, एक तो अपनी हीन भावना और दूसरा जालपा की उम्मीद है। जी। और यहीं से वो पहला गलत कदम उठाता है। अपनी आर्थिक सच्चाई बताने की हिम्मत करने के बजाय वो उधार लेना शुरू कर देता है। हाँ। और हमारे विश्लेषण में इसके लिए एक बहुत दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मर्दवादी अहंकार। मर्दवादी अहंकार। अच्छा। रमानाथ को लगता है कि अपनी आर्थिक कमजोरी बताना उसकी मर्दानगी पर एक धब्बा होगा। वो जालपा की नजरों में छोटा नहीं दिखना चाहता। तो ये उस मध्यवर्गीय समाज की झूठी शान पर प्रेमचंद का सीधा हमला है। सीधा हमला कि कर्ज में डूबना मंजूर है, लेकिन ये स्वीकार करना कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, वो नामंजूर है। तो वो अपनी ही बनाए जाल में फंसता चला जाता है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ। जी। लेकिन क्या उसके आसपास का माहौल उसे कोई सहारा देता है, या वो भी उसे और नीचे ही धकेलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि स्रोतों के मुताबिक उसके दफ्तर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं था। माहौल उसे और बिगाड़ता है एक्चुअली। वो अपने ऑफिस में देखता है कि दूसरे क्लर्क्स कैसे आराम से सरकारी पैसों का छोटा मोटा गबन कर रहे हैं, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे उसकी नैतिकता का जो बचा खुचा हिस्सा भी था ना, वो भी कमजोर पड़ जाता है। उसे लगने लगता है कि जब सिस्टम ही सड़ा हुआ है तो अकेले ईमानदार बने रहना बेवकूफी है। मतलब अपराध एक व्यक्तिगत विफलता से ज्यादा एक सामाजिक संक्रमण की तरह है। हाँ, बिल्कुल। जब आपके आसपास सभी लोग नियमों को तोड़ रहे हों तो नियमों पर टिके रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही तो प्रेमचंद का जीनियस है।
वो किसी एक व्यक्ति को विलन नहीं बनाते। सही। असली विलन वो खामोश सिस्टम है जो बेईमानी को नॉर्मल बना देता है। रमानाथ का अपराध उसका अकेला का नहीं है, बल्कि उस पूरे माहौल का प्रोडक्ट है। बिल्कुल। और इसी टूटी हुई नैतिक हिम्मत के साथ वो आखिरकार वो कदम उठा लेता है। सरकारी पैसों का गबन? जी। और सोचने वाली बात है कि ये एक झटके में नहीं हुआ। नहीं, ये हजारों छोटे छोटे समझौतों का नतीजा था। एक झूठ, फिर दूसरा, फिर थोड़ा सा उधार, और अंत में एक पूरा अपराध। हाँ। लेकिन अपराध करते वक्त भी वो खुद को पूरी तरह अपराधी नहीं मानता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुद को दिलासा दे रहा था। अच्छा। वो मन ही मन अपने काम को सही ठहरा रहा था कि ये बस कुछ दिनों के लिए है, जैसे ही पैसे आएंगे मैं लौटा दूंगा। जैसा कि एक विश्लेषण कहता है, अपराध को क्रूरता के रूप में नहीं बल्कि आत्म औचित्य के रूप में दिखाया गया है। सेल्फ जस्टिफिकेशन जाता है। जी कानून की सजा तो बाद में आएगी, पहले तो उसका अपना ज़मीर उसे सजा देना शुरू करता है। बिल्कुल। और प्रेमचंद का मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ कमाल का है। कैसे? अपराध करने के बाद रमानाथ की दुनिया ही बदल जाती है। उसे रात में नींद नहीं आती, डर के मारे। हर आहट पर वो चौंक जाता है। कोई दरवाजा खटखटाता है तो उसे लगता है पुलिस आ गई। बाप रे। हमारा स्रोत बताता है कि उसका दोषी मन उसकी सामान्य जिंदगी को नर्क बना देता है। वो चैन से खा नहीं सकता, सो नहीं सकता। उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब बाहर नहीं, उसके अंदर है। एकदम। और इसी डर और अपराध बोध में वो एक और गलत फैसला लेता है। वो घर से भाग जाता है। ये पहली नजर में एक कायरतापूर्ण कदम लगता है, लेकिन शायद यही वो घटना है जो बाकी किरदारों को बदलने पर मजबूर करती है। हाँ, सबसे पहले जालपा को। हाँ, ये कहानी का एक बहुत ही शक्तिशाली टर्निंग पॉइंट है। रमानाथ के जाने के बाद जालपा का सच से सामना होता है। उसे एहसास होता है कि उसके पति के इस हाल की जिम्मेदार वो भी है। उसकी गहनों की जिद ने ही रमानाथ को इस ढलान पर धकेला था। और यहाँ उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। हाँ, वो सारे गहने, सारा दिखावा सब छोड़ देती है और एक बेहद सादा जीवन अपना लेती है। तो उसका किरदार इच्छाओं से प्रेरित असुरक्षा से नैतिक जागरूकता तक का सफर तय करता है, जैसा स्रोत कहते हैं। बिल्कुल। वो समझ जाती है कि जिन गहनों के लिए उसने इतनी जिद की, उनकी कीमत उसके पति की इज्जत और शांति से कहीं ज्यादा नहीं थी। वो एक मजबूत औरत बनकर उभरती है। हाँ, जो अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो सिर्फ इंतजार नहीं करती, वो एक्शन लेती है। वो रमानाथ को ढूंढने निकलती है। जी, ये प्रायश्चित का उसका अपना तरीका है। और दूसरी तरफ भागा हुआ रमानाथ कलकत्ता पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात होती है दुलारी से। दुलारी, हाँ, जो पेशे से एक तवायफ है। ये किरदार तो नैतिकता की पूरी सामाजिक धारणा को ही पलट कर रख देता है। बिल्कुल। एक ऐसा किरदार जिसे समाज सबसे निचले पायदान पर रखता है, वही उसे नैतिक सहारा देता है। हाँ, और प्रेमचंद यहाँ बहुत तीखा व्यंग कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं असली नैतिकता क्या है। क्या वो जो समाज के इज्जतदार लोग दिखाते हैं, जो अंदर से खोखले हैं, या वो इंसानियत जो दुलारी जैसा किरदार दिखाता है जिसे समाज बदनाम मानता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि दुलारी रमानाथ को जज नहीं करती, और यही उसे उस वक्त सबसे ज्यादा चाहिए था। मतलब वो उसे कोई नैतिक भाषण नहीं देती कि तुमने गलत किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे एक इंसान की तरह देखती है, उसके अपराध की परछाई की तरह नहीं। तथाकथित सम्मानित लोग उसे शायद धुतकार देते, लेकिन दुलारी उसे सहारा देती है, उसे भावनात्मक सुरक्षा देती है। एक विश्लेषण कहता है कि दुलारी साबित करती है कि सच्ची नैतिकता सामाजिक ठप्पों में नहीं बल्कि इंसानियत में निहित है। वो समाज के पाखंड पर एक जिंदा जागता तमाचा है। तो इन सब अनुभवों का, जालपा के बदलाव का और दुलारी की इंसानियत का रमानाथ पर क्या असर होता है? क्या वो आखिरकार अपनी गलती को समझ पाता है? हाँ, अंत में समझता है। कलकत्ता में रहते हुए पुलिस के जाल में फंसने के बाद उसे गहराई से सोचने का मौका मिलता है। अच्छा। और उसे ये एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा अपराध पैसों का गबन नहीं था। तो क्या था? उसका सबसे बड़ा अपराध था हिम्मत की कमी। ये तो एक बहुत गहरा इंसाइट है। जी, हिम्मत अपनी सच्चाई को स्वीकार करने की, हिम्मत अपनी पत्नी को ये बताने की कि हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, हिम्मत समाज के दबाव के सामने न कहने की। बिल्कुल, हिम्मत ईमानदार बने रहने की जब आसपास सब बेईमान हो। यहीं पर कहानी एक सामाजिक कहानी से नैतिक आत्मनिरीक्षण की यात्रा बन जाती है। वो समझ जाता है कि असली शांति भागने से नहीं बल्कि सामना करने से मिलेगी। एकदम। और इसीलिए उसका लौटकर अपना अपराध कबूल करना उसकी इस आंतरिक यात्रा का क्लाइमैक्स है।
जी, वो सजा से बचने के लिए नहीं लौटता। वो अपने ज़मीर पर पड़े बोझ को उतारने के लिए लौटता है। बिल्कुल। रमानाथ की असली मुक्ति जेल की सजा पूरी होने में नहीं, बल्कि अपनी गलती को स्वीकार करने के साहस में है। तो कुल मिलाकर गबन सिर्फ एक क्लर्क की चोरी की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की कहानी है कि कैसे समाज की झूठी शान, दिखावे की संस्कृति और एक व्यक्ति की कमजोर इच्छा शक्ति मिलकर एक ट्रेजेडी को जन्म देती हैं। और ये उपन्यास हमें सिखाता है कि किरदार कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। रमानाथ कोई विलन नहीं है, बल्कि जैसा कि एक स्रोत कहता है, वो मजबूत सामाजिक दबाव में एक कमजोर चरित्र का शिकार है। और जालपा लालची नहीं है, वो अपने माहौल की पैदाइश है, जो बाद में अपनी ताकत खुद खोजती है और जिम्मेदारी लेती है। ये सब ग्रे किरदार हैं, ब्लैक या व्हाइट नहीं। बिल्कुल। कहानी का अंत भी किसी टिपिकल फिल्मी कहानी जैसा नहीं है ना? कोई बड़ा ड्रामा या हैप्पी एंडिंग नहीं है। नहीं, बस एक खामोश नैतिक शांति है। रमानाथ और जालपा को एक आदर्श जीवन नहीं मिलता, लेकिन उन्हें एक साफ अंतरात्मा मिलती है, जो शायद ज्यादा जरूरी है। यही प्रेमचंद की यथार्थवादी कलम का जादू है। हाँ। असली लक्ष्य एक साफ ज़मीर है, जो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। स्रोतों का निष्कर्ष बहुत सटीक है जी, कि अपराध शायद ही कभी पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है। ये अक्सर सामाजिक दबाव, भावनात्मक कमजोरी और नैतिक भ्रम का एक मिला-जुला नतीजा होता है। बिल्कुल। ये विश्लेषण एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। ये कहानी 100 साल पहले के भारत में सेट की गई है, लेकिन क्या आज के दौर में कुछ बदला है या सिर्फ दिखावे के तरीके बदल गए हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। आज सोशल मीडिया की दुनिया में जहां हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है, अपनी छुट्टियां, अपने नए गैजेट्स, हाँ, एक लगातार प्रदर्शन है। तो क्या वो दबाव जिन्होंने रमानाथ को तोड़ा था, आज 1000 गुना ज्यादा मजबूत नहीं हो गए हैं? सोचने वाली बात है। क्या हम सब किसी न किसी रूप में अपनी असलियत और अपनी ऑनलाइन इमेज की झूठी शान के बीच नहीं पिस रहे हैं?